अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर स्मैन अल्ताफ़ और आप देखते हैं अपना फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। और इस शो में बात होती है आपकी हेल्थ की, आपकी ब्यूटी की और आपकी ओवरऑल वेलनेस की। सो न्यू ईयर भी आ चुका है, तो न्यू ईयर के साथ अपनी हेल्थ का ख्याल रखना एक नए अंदाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि न्यू ईयर हमें एक नई शुरुआत की उम्मीद दिलाता है। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखना और अपनी ओवरऑल यानी फ़िटनेस का ख्याल रखना एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन का हिस्सा भी होता है। सो हमारी भी पूरी कोशिश है कि आप अपनी हेल्थ का और अपने यानी जितने फैमिली मेम्बर्स हैं जानने वाले हैं सबको अवेयरनेस भी दें और अपनी वो तमाम प्रॉब्लम्स जो आप डिस्कस नहीं करते उन पर भी एक दफ़ा ज़रूर ध्यान दें। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो टॉपिक शायद डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया की हाफ़ पॉपुलेशन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। और उनको कुछ लोगों को पता होता है इस प्रॉब्लम का और कुछ लोग मालूम नहीं होता और उसकी वजह से वो इंटरनली फेस कर रहे होते हैं वो प्रॉब्लम्स और सॉल्व नहीं कर पाते। तो हम आप यकीनन समझ गए होंगे कि हम बात करना चाहते हैं आज एच पाइलोरी पर, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए प्रॉब्लम का बायस है और लोगों की डेली की रूटीन की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा इसकी वजह से प्रॉब्लम में आ जाती हैं। खाना सही तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, वीकनेस भी रहती है और हर वक्त किसी न किसी मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो खाना सही तरह से डाइजेस्ट हो सके। तो बार बार एक दफ़ा की हेल्प लेना तो बात समझ आती है, लेकिन मेडिकेशन को अपना लाइफस्टाइल समझ लेना ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए, आपके स्टमक के लिए, आपके लिवर के लिए और आपकी स्पेशली किडनीज़ के लिए। तो इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे और हम बात करेंगे एच पाइलोरी को किस तरह से शिकस्त दे सकते हैं। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर शुजा खान, जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं होम्योपैथिक हेल्थ फोरम के और एक्स हाउस ऑफिसर है सिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के। 25 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोगों को एच पाइलोरी से रिलेटेड हो या फिर दूसरे प्रॉब्लम से रिलेटेड भी बहुत सारे लोगों को हेल्थ अवेयरनेस भी दे रहे हैं और उनकी हेल्थ को बेहतर भी बना रहे हैं। सो आइए वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को, डॉक्टर शुजा खान, डॉक्टर आमिर शुजा खान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ ले कर आए और उम्मीद करती हूँ ये सेशन जो है हमारे तमाम देखने वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं नाज़रीन को जो भी अपनी नॉलेज है वो फ़राहम कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा वो मुस्तफ़ीद हो सकें इंशाल्लाह। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम जिस डिज़ीज़ पे आज बात कर रहे हैं वो है एच पाइलोरी। तो ये जो मर्ज़ है या ये जो हेल्थ कंडीशन है इसकी वजह क्या है और बेसिकली ये क्या है? एच पाइलोरी बेसिकली एक जरासीम है, बैक्टीरिया, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और इसको हेलिकोबैक्टर इसका पूरा नाम है, जिसको कंपाइलोबैक्टर पहले कहा जाता था। इसके कंपाइलोबैक्टर के नाम से याद किया जाता था, लेकिन अब इसको हेलिकोबैक्टर कहा जाता है और ये फ्लैजिला इसके अंदर मौजूद होती हैं जो कि ये मैदे के अंदर कहीं पे भी जाके और मैदे में लाइनिंग जो है इंटरनली उसमें ये जाके छुप कर बैठ जाता है। और तकरीबन ये वर्ल्ड वाइड अगर इसको देखा जाए तो 50% पॉपुलेशन जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन अक्सरियत को इसका इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर वो साइन सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे और वो कोई इनको टिपिकली कोई ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर रहा है, लेकिन वो मौजूद है और हम अगर टेस्ट कराएं तो वो नज़र आ जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे जो लोग हैं इसका इल्म ना होने की वजह से उनको एच पाइलोरी का पता नहीं है, लेकिन वो उसके अफेक्टेड हैं वो। ओके। सो आपने कहा कि इसके साइन एंड सिम्टम्स इतने जल्दी शो नहीं होते, तो कितना ड्यूरेशन ये लेते हैं अपने साइन एंड सिम्टम्स देने में और इनिशियली वो क्या सिम्टम्स देते हैं? इसका कोई ड्यूरेशन मुकर्रर नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको मौका फ्राहम करते हैं हम अनहेल्दी और अनहाइजेनिक जो हम फूड ले रहे हैं और उसकी वजह से जो इन्फेक्टेड जब कोई भी इंसान हो, इसकी इम्यूनिटी जब उसकी लो कैटेगरी में जा रही हो, इम्यूनिटी जो है वो डाउन हो रही हो, तो ये फिर जरासीम जो है इसको पूरा मौका मिलता है। और फिर वो बेहतरीन कंडीशन में अपना सर उठाता है और वो फिर तमाम जो उसके प्रोसेस हैं वो इन्फेक्टेड करता है एक आम इंसान को, जो भी इसका पेशेंट है। और सबसे पहले
आपको मामूली चीज़ें नज़र आएंगी, कोई ख़ास इसके सिम्टम्स बाकायदा नज़र नहीं आते। लेकिन जब बाकायदा इन्वॉल्व हो जाता है पेशेंट और जब उसको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू होती है, तो उस वक्त जो है फिर उसको नौज़िया फीलिंग्स होंगी, ओके। उसको स्टमक पेन होगा, एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन नज़र आएगा, और ये पेन जो है बाज़-औक़ात चेस्ट की तरफ भी जा रहा होता है। बाज़-औक़ात पेशेंट जो है वो लेफ़्ट साइड चेस्ट पेन बता रहा होता है। ओके। डिस्निया हो सकता है, और ब्लोटिंग होगी, बर्पिंग होगी, फ्लैटुलेंस बहुत ज़्यादा फील होगा। ओके। इसके अलावा उसकी लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी, भूख की कमी हो जाएगी, वेट की कमी होगी, बर्निंग महसूस होगी उसको, खाने के बाद ज़्यादा बर्निंग एसिडिटी फील हो सकती है, और उसको एब्डोमेन पेन भी हो सकता है। तो ये एक जो आम सिम्टम और साइन मौजूद है। इसके अलावा भी बहुत कुछ सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअली होते हैं। ये जो कॉमन सिम्टम्स थी ये ख़ास तौर पर, लेकिन ये हर पेशेंट में नज़र नहीं आती। ओके। जैसे जैसे इन्वॉल्व होता है पेशेंट, बहुत ज़्यादा एच पायलोरी का शिकार हो जाते हैं, और उस एसिडिटी जब उसको ज़्यादा महसूस हो रही है और वो मेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ओके। तो उसकी वजह से एसिडिटी जो लेवल है जब उसका कम होना शुरू होता है, तो ये बेहतरीन मौका फ़राहम करता है, एच पायलोरी जो बैक्टीरिया है उसको ये बेहतरीन मौका फ़राहम करता है। यानी अल्कलाइन होता है तो ज़्यादा। जी बिल्कुल। ओके। जैसे जैसे वो अल्कलाइन होता जाता है और वो उसका पीएच लेवल जो है एंजाइम जब प्रोड्यूस करता है, जब भी एच पायलोरी जरासीम, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो एसिडिटी है वो कम हो रही होती है, एसिड जो लेवल है वो कम हो रहा होता है, और वो अल्कलाइन जो है वो बढ़ रहा होता है। ओके। तो पीएच लेवल जो है जैसे जैसे कम होना शुरू होगा और एसिड अल्कलाइन माहौल उसको मिल जाएगा, तो वो फिर एंजाइम्स मज़ीद प्रोड्यूस करता है, और वो यूरीस जो एंजाइम्स है वो प्रोड्यूस करता है, जो कि यूरिया को ब्रेक डाउन करके अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है। ओके। तो इस तरह जो है वो ब्लोटिंग के चांसेस इस वजह से बढ़ जाते हैं। ब्लोटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसके साथ साथ फिर उसको एक माहौल मिल जाता है इन्फ्लेमेशन का, और जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन होता है तो फिर वो उसके मैदे की जो लाइनिंग है उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। इंटरनली जो लाइनिंग है जब वो डिस्टर्ब होना शुरू होता है तो फिर आगे हमें मज़ीद एसिडिटी भी फील होगी, तकलीफ़ भी फील होगी, नौज़िया फीलिंग्स होंगी फिर, और जैसे जैसे वो मर्ज़ बढ़ता जाएगा ये सारी साइन सिम्टम्स उसको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ओके। तो आपने कहा कि सारे सिम्टम्स एक साथ, यानी ज़रूरी नहीं है सब में एक जैसे सिम्टम्स हो कि सारे सिम्टम्स हो, बट वो कौन से कॉमन सिम्टम्स हैं जिससे एक कोई भी डॉक्टर या कोई हमारे जो देखने वाले हैं वो किस तरह से समझ पाएंगे कि ये एच पायलोरी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है? मोस्ट कॉमन सिम्टम्स कौन से हैं? इसमें कोई स्पेशली बहुत ज़्यादा सिम्टम्स इस तरह नहीं होते वाज़ेह तौर पे कि हम आपको ये कह सकें कि एच पायलोरी ही मौजूद है। हो सकता है कि उसको एसिडिटी प्रॉब्लम हो, जर्ड प्रॉब्लम हो, पेशेंट को कोई और इंडाइजेशन का मामला हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक के पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हम नहीं कराएंगे ये हम डायग्नोज नहीं कर सकते। अच्छा, वो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, बेसिक ऐसे या कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि आ रहे हों तो फ़ौरन एक पेशेंट को चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से रुजू करे? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका डॉक्टर सुमेरा। इसमें एक आम पेशेंट अगर उसको नौज़िया फीलिंग हो रही हो, ओके, वेट लॉस हो रहा हो, और उसकी हेपेटाइटिस जो हेपेटाइट है वो भी लॉस हो रहा हो, उसको भूख महसूस नहीं हो रही है, और खाने के बाद अगर उसको बर्निंग भी महसूस हो रही है, या उसको खाने का जो टाइम है अगर वो आ जाता है और वो खाना नहीं खा पाता, तो उसको फिर कुछ एसिडिटी भी और कुछ तकलीफ़ महसूस हो रही है, तो हमें चाहिए कि फ़ौरी तौर पे उसके एच पायलोरी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो फ़ौरी तौर पे करवाई जाए। ओके। तो डॉक्टर के पास जब वो जाते हैं पेशेंट, तो सबसे पहले डॉक्टर कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं टू डायग्नोज दिस डिजीज़? जी पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में सबसे इम्पोर्टेंट
इस पेशेंट की हमें जो है ब्लड एच पायलोरी भी करा सकते हैं हम। इसके अलावा स्टूल एच पायलोरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें वाज़ह तौर पे इसके जरासीम नज़र आ रहे होंगे। हो सकता है कि ब्लड में ये जरासीम नज़र ना आए, लेकिन स्टूल जब हम करवाएंगे तो उसमें ये जरासीम मौजूद होते हैं। अदरवाइज़ हम कल्चर करवा सकते हैं, स्टूल कल्चर करवा लें। और इसके अलावा भी कुछ टेस्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एच पायलोरी के लिए, लाइक यूरिया ब्रेथ। जो ब्रेथ के ज़रिए एक पूरा प्रोसेस होता है, जो यूरिया जो टैबलेट्स हैं वो मुख्तलिफ प्रोसेस के ज़रिए उसको खिलाई जाती है या पिलाई जाती है, और फिर वो ब्रेथ के ज़रिए वो टेस्ट होता है, सांस के ज़रिए। जी, सांस के ज़रिए वो टेस्ट होगा, और उसमें वाज़ह तौर पे वो एच पायलोरी जो है डायग्नोस हो जाते हैं। और यही टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हम एंटीबायोटिक अगर एलोपैथिक में अगर एंटीबायोटिक करवाए जा रहे, उसका मुकम्मल कोर्स जो है वो 14 डेज़ का होता है, और ये नॉर्मल जो जीपी हैं उनका काम नहीं है। ओके, एलोपैथिक में भी काम नहीं है। बिल्कुल, एलोपैथिक में भी और होम्योपैथिक में भी ये वाज़ह है कि एक नॉर्मल जीपी शिप जो कर रहे हैं वो नॉर्मली एक एंटीबायोटिक यूज़ करवा सकते हैं। ओके। दूसरा एंटीबायोटिक अगर साथ देता है तो वो घबराएगा, परेशान होगा, क्योंकि नॉर्मल जो तरीक़ेकार है उसमें एट अ टाइम एक ही एंटीबायोटिक यूज़ होती। लेकिन जब इसका ट्रीटमेंट करेंगे एच पायलोरी का, तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि इसमें डबल एंटीबायोटिक एट अ टाइम यूज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसी मेडिसिन है, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा, नाम भी नहीं लूँगा, मैं होम्योपैथिक मेडिसिन का ज़रूर नाम भी लूँगा। लेकिन मैं अच्छी तरह आम पब्लिक को ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके ट्रीटमेंट जो है वो किसी नॉर्मल जीपी जो एरिया में है उससे ना करवाए। उसे चाहिए कि वो लाजमी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से रब्ता करे, या नॉर्मली जो होम्योपैथ बैठे हैं कि आपके एरिया में, वो भी ट्रीटमेंट से कासिर होंगे। इसलिए जिस तरह मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का मशवरा दे रहा हूँ, इस तरह होम्योपैथिक में जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट होम्योपैथिक में नहीं होते हैं, ये वाज़ा कर दूँ। कहने का मकसद है जो उसमें माहिर हों, जो एक्सपीरियंस रखते हों, सीनियर डॉक्टर हों, वो इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक आम होम्योपैथ जो है वो इसको मुकम्मल तौर पे ट्रीट नहीं कर पाएगा। साइन सिम्टम तो हो सकते हैं कुछ लम्हे के लिए वो कम हो जाए, जिस तरह एलोपैथिक में जब तक 14 डेज़ तक एंटीबायोटिक मुकम्मल कोर्स ना करवाई जाए, जब तक के वो ट्रीटमेंट मुकम्मल नहीं होता, उसके बाद भी यूरिया ब्रेथ टेस्ट जो है वो लाजमी कराना चाहिए। स्टूल में हो सकता है वो नेगेटिव आ जाए, ब्लड में हो सकता है नेगेटिव आ जाए, लेकिन जब तक के, और हो सकता है कि ट्रीटमेंट के बाद भी वो पॉजिटिव आ रहा हो ब्लड में या स्टूल में, तो हमें यूरिया ब्रेथ टेस्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जब तक के नेगेटिव नहीं आता, हम ये समझ सकते हैं कि वो अभी एक्टिव है या नेगेटिव या डीएक्टिव हो गया। तो इसलिए यूरिया ब्रेथ टेस्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। और जो ये तमाम मसाइल की जड़ है, यानी कि एच पायलोरी का बैक्टीरिया है जी, वो बॉडी में ज़्यादा किस तरह से है? जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम पब्लिक में बात कर रहे हैं और पब्लिक के अवेयरनेस के लिए, तो इसका मैं वाज़े तौर पे जवाब देता हूँ कि एक आम जो आवाम है उसको इसका पता होना चाहिए कि ये जो एच पायलोरी जरासीम वो उस तक कैसे पहुँच रही है। तो इसका जो बेहतरीन जो ज़राए है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे सामने जो पानी रखा है ये सबसे बेहतरीन ज़रिया है, और पानी जो है हमारे यहाँ आप समझ सकती हैं माशाल्लाह पाकिस्तान में जो हेल्थ एंड हाइजीन का जो सिलसिला है वो बहुत ही बुरा है, और सेवरेज लाइन जो है वो भी माशाल्लाह आप देख सकती हैं पूरे कराची में। तो ये पानी के साथ जो मिक्स हो जाते हैं सेवरेज लाइन के पानी और जो गंदगी है, तो जब हम पानी पी रहे हैं उसे हमें चाहिए कि हम बॉयल करके लाजमी पानी का इस्तेमाल रखें। इसके अलावा दूसरी जो टाइप से दूसरा जो ज़राए है वो है आपकी सब्ज़ियाँ, जो इसके इलाज के लिए भी बेहतरीन है। मैं ग्रीन वेजिटेबल का मशवरा देने वाला हूँ आइंदा,
जो भी अभी ट्रीटमेंट तो बताऊंगा। मजीद मशवरा लेंगे हम ब्रेक के बाद, क्योंकि वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। मिलेंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर शुजा, जो कि बता रहे थे कि इसके रीज़न्स यानी ज़राए क्या हो सकते हैं। सो मैं चाहूँगी आप वहीं से कंटिन्यू करें जहाँ से हमारा सिलसिला मुनक़ता हुआ था। जी सुमैरा, बहुत शुक्रिया। तो हम पब्लिक को अवेयरनेस दे रहे थे कि ये इसकी वजूहात क्या हैं, कॉजेस, असबाब में मैंने बताया कि सबसे पहले पानी जो हम पी रहे हैं उसको बॉयल करके पिएं अगर हम, तो हम बहुत सारे ऐसी बीमारियों से, एच पायलोरी से भी, और बहुत सारी डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी के अंदर जो जरासीम है उससे हम बच सकते हैं, जो वो दाखिल हो सकते हैं। दूसरा मैंने बताया कि सब्जियां, ख़ास तौर पर ग्रीन वेजिटेबल्स, जो ग्रासेस या फिर आप साग, जो आमतौर पे हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, चाहे वो पालक हो या चुलाई, जो भी साग है, वो जिस जगह पर उसकी अफजाइश हो रही है, वो वहाँ जो पानी है वो भी गंदा है। होता है। हाँ, तो इसलिए जब तक उसको अच्छी तरह वॉश ना कर लें, सब्जियां यूज़ करना है। और ग्रीन वेजिटेबल इसका बेहतरीन इलाज भी है, तो इसलिए इसको वॉश करके अच्छी तरह अगर हम यूज़ करते हैं, मैं ये कहता हूँ कि पहले थोड़ी देर पानी के अंदर उसको सब्जियों को डाल के छोड़ दिया जाए। ओके। और उसके बाद आधा 1 घंटा उसको छोड़ दें, उसके बाद उसको वॉश करें और फिर उसको आप अच्छी तरह उसको बनाएं। और ये तो ख़ास वजूहात हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ज़राए हैं जिससे वो दाखिल हो सकता है, और पर्सन टू पर्सन भी, ये जैसे आपने पानी पिया या दूसरे ने पानी पिया, तो इस तरह चाय है या पानी है या कोई भी चीज़, तो ये वहाँ से भी ड्यू टू सलाइवा वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ओके। तो इससे हमें जिसको भी एच पायलोरी जब पॉजिटिव आ जाए और उसको अवेयरनेस हो जाए कि वो डायग्नोस हो चुका है, तो उसको चाहिए पेशेंट को कि बहुत ज़्यादा एहतियात करे, अपने गिलास, अपना जो भी इस्तेमाल के बर्तन है वो अलग रखे, तो वो दूसरों को बचा सकता है, बच्चों को भी बचा सकता है और अपने घर फैमिली के जो लोग हैं, मेम्बरान, उनको महफूज रख सकता है वो। तो ये मुख्तलिफ़ ज़राए हैं, इससे हमें एहतियात करना चाहिए। और हेल्थ एंड हाइजीन का जो है, ख़ास तौर पर हमें सफाई का ख़ास तौर पर ख़याल रखना चाहिए। अगर हम सफाई का ख़याल रखते हैं तो बहुत सारे ऐसी बीमारियों से हम बच जाएंगे। और जैसे कि हम बीइंग अ मुस्लिम, हमें बताया भी गया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो खाने से पहले हम अगर अच्छी तरह हैंड वॉश कर लें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, और लाइक एच पायलोरी इससे भी बच सकते हैं। सो आपने बताया कि इसके यानी साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, ज़राए क्या हो सकते हैं, बट अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या वाकई ये ट्रीटेबल है, और अगर ट्रीटेबल है तो उसका ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है, या यूजुअली कितना टाइम लेता है ये मर्ज़ जो है वो ट्रीट होने में, प्रॉपरली क्योर होने में? जी सुमेरा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ट्रीटमेंट जो है आम तौर पे, जैसा कि मैंने बताया कि एक आम जीपी वो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो एंटीबायोटिक उसको यूज़ करवाता है पेशेंट को, और अगर वो जरासीम ख़त्म नहीं हुए तो वो फिर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मेरा मशवरा है कि किसी अच्छे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाके मुकम्मल तौर पे इलाज करवाया जाए। 14 डेज़ का इसका पीरियड होता है एलोपैथिक में। तो और 14 डेज़ में आपने पहले भी जिक्र किया कि इसका ट्रीटमेंट होता है, बट कितने चांसेस होते हैं कि ये रीअकर नहीं, मतलब फ़ौरन जिस तरह से होता है ना, कुछ टाइम के लिए, फॉर अ टाइम बिंग, जैसे आप अगर बाकी किसी डिजीज़ की बात करें, फ्लू की बात करें, तो वो थोड़े टाइम के बाद फ़ौरन से, यानी 2-3 दिन के ब्रेक के बाद फिर दोबारा से रीअकर होता है, तो क्या इसके चांसेस भी इसी तरह से होते हैं, या कंप्लीट क्योर हो जाता है 14 डेज़ में? 14 डेज़ में मुकम्मल कंप्लीट अगर देखा जाए तो क्यों नहीं होगा। ओके। उसके लिए कुछ डाइट प्लान ज़रूर करना पड़ेगा।
हाँ, हम डाइट प्लान पे भी बात करेंगे। और उसके लिए मुकम्मल तौर पे जो मेडिसिन है जो स्टमक की एसिडिटी को बरकरार रखे, और लाइनिंग को डिस्टर्ब ना होने दे। लाइनिंग को डिस्टर्ब ना होने दें। अगर आपकी नॉलेज में इजाफा करूं कि 1.5 लीटर HCl तेज़ाब मैदे के अंदर रेगुलर 24 आवर्स में पैदा होते हैं। ओके। अगर इसमें कमी होती है तो वो जब अल्कलाइन माहौल बनता है तो H पायलोरी को मौका मिलता है कि वो अपना वर्क कर सके। तो हमें इन तमाम मेडिसिन से भी अवॉइड करना है जो हम आम तौर पे यूज़ करते हैं एसिडिटी कम करने के लिए। तो एसिडिटी कम करने के लिए जब मेडिसिन यूज़ होती है, उसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जी, जो बहुत भी सारे लोग खुद मेडिसिन है जानते भी हैं। आम तौर पे लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो ये समझते हैं कि एसिडिटी कम हो रही है और मेरी बर्निंग कम हो रही है, तो मुझे आराम मिल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा ठीक हो रहा है। लेकिन वो वक्ती आराम है। एसिडिटी कम करने का आप इंटरनल मतलब डिफेंस मैकेनिज्म जो है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एसिडिटी कम करने का मतलब यह है कि आप अल्कलाइन माहौल फराहम कर रहे हैं, H पायलोरी को सर उठाने का मौका दे रहे हैं और वो बेहतरीन अंदाज में अपना वर्क करेगा। और जब वो बेहतरीन अंदाज में वर्क करेगा तो फिर आपका क्या होगा? क्या होगा ये भी बताएं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं इसकी, ये सब जानना चाहेंगे। जी, मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं। जैसे कि जिक्र हुआ कि स्टमक की जो इंटरनल जो लेयर है, जो लाइनिंग है, वो उसको डिस्टर्ब करते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेमेशन पैदा होगी जिसको हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। गैस्ट्राइटिस जब होगा तो फिर आपको ज़ाहिर खाने के बाद आपको एसिडिटी, तकलीफ़, मुस्तकिल तकलीफ़ रहेगी। दूसरे नंबर पे जब वो मज़ीद वर्किंग करता है और आप उसको मौका फराहम करते हैं तो वो उसकी दीवारों में पंक्चर कर देगा। ओके। और जब उसकी लाइनिंग पंक्चर हो जाएगी तो वो फिर उसमें वॉन्ट्स ज़ख़म की सूरत में वो फिर बढ़ता जाएगा, जिसको हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। बेसिकली। और इसकी कॉम्प्लिकेशन की जब बात आ रही है तो फिर मैं बताता चलूँ कि जर्ड में मुब्तला हो सकते हैं पेशेंट, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज़ में, अदर GIT प्रॉब्लम में, और मैं अगर ज़िक्र करूं तो आखिर में कार्सिनोमा, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस। बिल्कुल वेरी डेंजरस। और अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। जब कार्सिनोमा और कैंसर जब डायग्नोस हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है पेशेंट का सफ़र करना। ट्रीटमेंट होती रहती है लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, क्योंकि इसको रिवर्स बैक करना बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सिलसिला है, क्योंकि आप खाना पीना तो नहीं छोड़ सकते, और जब ऑलरेडी लाइनिंग डिस्टर्ब हो और उसमें इन्फ्लेमेशन हो एंड देन फिर उसमें अल्सर और कार्सिनोमा यानी कैंसर वाली कंडीशन हो जाए, हम खाना पीना तो नहीं छोड़ सकते और खाने ने जाना तो उसी स्टमक में है जो कि पहले से ही कैंसरस है, तो वो आपकी पूरी बॉडी को भी वो कर सकता है, कैंसरस कर सकता है, और साथ साथ आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी अगर आप सही तरह से खाना नहीं खाएंगे, वो सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन भी डिस्टर्ब होगी। सो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मसला है, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो बेसिक रीजंस डॉक्टर ने आपको बताया कि अगर हम कंटेमिनेटेड वाटर लेते हैं या खाना अगर हम खाते हैं उसमें सफाई का ख्याल नहीं रखते, हैंड वॉश नहीं करते, तो इन चीज़ों की वजह से ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला जाता है। सो खाने पीने में क्या एहतियात करनी चाहिए और हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। तो डॉक्टर मैं चाहूँगी कि एक अच्छा सा डाइट प्लान भी बताएं ताकि जो हमारे नाजरीन हैं वो इस तरह की तमाम डिजीज़ से बच सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर सुमेरा। सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि डाइट जो है उसमें बैलेंस होना बहुत लाजमी है। तो जैसे कि आजकल एनवायरनमेंट बन चुका है कि मीट चिकन, पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रोस्ट, जंक फूड का बहुत ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट बन चुका है और एक कॉल पे पिज़्ज़ा दस्तयाब है, जिंगर दस्तयाब है। तो ये सबसे बड़ी वजह है जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ जरासीम हमारे अंदर दाखिल हो रहे हैं और हमारी सेहत जो है वो ख़राब कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम प्लान करें, हमें सब्ज़ियाँ जो कुछ दे सकती हैं
तो वो सब्जियां जो हैं हम्म, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ओके। स्पेशली मैं आपको बताऊं, जहां सब्जियों का जिक्र हो रहा है तो कैबेज या ब्रोकलाई, रिसर्च ये बताती है कि ब्रोकलाई जो यूरोप वगैरह में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है और इस पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। जो हमारे यहाँ बंद गोभी की शक्ल में, कैबेज की शक्ल में वो नज़र आता है, जिसको ब्रोकली तो उसकी तरह फूल गोभी की तरह नजर आती है ना, ग्रीन कलर में। कह सकते हैं, लेकिन ये बंद गोभी की एक शक्ल होती है, टाइप्स होती है, जो बहुत छोटी होती है और एक शाख के ट्री की साथ तरह। वो लगी होती है, ट्री हम्म, की तरह बिल्कुल। तो वो छोटे छोटे से बंद गोभी समझ लें। तो अगर उसको जूस के तौर पे यूज़ किया जाए, कैबेज ओके। हमारे यहाँ आम मौजूद है, तो हम कैबेज को, अगर बंद गोभी को अगर हम जूसेस के तौर पे यूज़ करें, जो बहुत ओके। ही एक अजीब सी बात लग रही होगी। लोग गाजर का जूस तो पीते हैं, चुकंदर का भी पीते हैं, कैबेज का शायद किसी ने नहीं बताया हो। तो ये रिसर्च है और इस पे रिसर्च हुई है कि फिर बात जो आ रही है रिसर्च में एज़ोमेप्राज़ोल की और ओमेप्राज़ोल की, तो मजबूरन मुझे कहना पड़ रहा है। तो मैं तमाम हमारे जो एलोपैथी डॉक्टर हैं उनसे माजरत चाहूँगा, क्योंकि रिसर्च में ये बात शामिल थी, इसलिए मुझे नाम लेना पड़ा कि एक तरफ ये मेडिसिन दी गई और दूसरी तरफ बंद गोभी का जूस पिलाया गया पेशेंट को बड़ी आप तादाद में। स्पेसिफिकली ब्रोकली की बात कर रहे हैं या फिर जो बंद गोभी हमारे यहाँ मिलती है उसकी बात जी, कर रहे बंद गोभी, हैं? ओके। वो रेड भी है हाँ, और वो ग्रीन भी जो हमारे पर्पल होती है, यहाँ। जी बिल्कुल जिसका बिल्कुल जूस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डार्क। जी बिल्कुल, दोनों की केमिकल जो है एक ही है। अगर केमिकल जो उसकी फॉर्मुलेशन देखेंगे तो वो एक ही है, कलर का फ़र्क है और कुछ थोड़ा बहुत मामूली आयरन फ़र्क उसमें है। बहुत है। जी, आयरन उसके अंदर ज़्यादा है। तो अगर इसका जूस पिलाया गया पेशेंट को, बड़ी तादाद में पेशेंट को पिलाया गया और एक तरफ मेडिकेशन की गई, तो 100% रिजल्ट जो है वो आपको हैरत अंगेज तौर पे मैं बताऊं कि जो बंद गोभी है, कैबेज है या ब्रोकोलाई है, वहाँ पे तो दोनों रिसर्च हुई ना, क्योंकि वहाँ मौजूद है यूरोप में। हमारे यहाँ तो कैबेज ज़्यादा यूज़ होती है और ब्रोकोलाई अक्सर लोगों को पता भी नहीं है। तो वहाँ तो दोनों सूरतों में यूज़ किया गया बंद गोभी को भी। जब उसका जूस पिलाया गया तो 100% रिजल्ट नज़र आया और पेशेंट जो है वो जो सफ़र कर रहा था एच पायलोरी में, वो उनके वोन्स क्योर हील हो नज़र रहे आया। थे या फिर लाइनिंग जो है वो किस स्टेज पे वो बेनिफिट दे रहा था? एच पायलोरी जरासीम जब वो इन्फेक्टेड बहुत ज़्यादा हो गया और गैस्ट्रिक अल्सर की सूरत में चला गया, ओके। तो उसको जब यूज़ किया गया तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट नज़र आए और मेडिकेशन जो की गई थी उसके तकरीबन 83% रिजल्ट था। तो क्योंकि ये कैंसर के पेशेंट्स में भी बहुत सुपर फूड माना जाता है और अगर कैंसर के पेशेंट्स भी इसका यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको रिलीफ भी मिलता है, यानी उनकी बॉडी को दोबारा से रिफ़्रेश करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए एक बेहतरीन रिजल्ट जो नज़र आया है, इससे मैं वाज़े तौर पे बता सकता हूँ कि सब्ज़ी जो है हमारे यहाँ जिसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते वो यूज़ करना चाहिए। हम चिकन खा रहे हैं या जो भी, हम सैलड के तौर पे लाजमी 100% इसको लाजमी शामिल रखें। दिन के वक्त जब हम खाना खा रहे हूँ तो हमारे यहाँ एक प्लेट कम से कम कैबेज, बंद गोभी, गाजर, चुकंदर, खीरा, ककड़ी, ये लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों को डॉक्टर प्रॉब्लम ये होती है, एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि ये बहुत बादी है, ठीक है, और इस वजह से बर्गर्स में, बाकी चीज़ों में तो वो खा लेते हैं, ठीक है, बट जब सैलेड की बात होती है, कच्चा खाने की बात वैसे होती है, तो फिर उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि फिर ये मुझे तो वैसे ये हज़म नहीं होता, ये हज़म करने में प्रॉब्लम करता है, इसकी वजह से गैस होती है। तो इन तमाम चीज़ों को, इन मिथ को किस तरह से बर्स्ट करेंगे आप? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें बहुत ज़्यादा बादी और गर्म और सर्द इस तरह मशहूर हो गई, लेकिन इसका बेसिकली कोई ताल्लुक़ नहीं होता। एक मेडिकल अगर हम बात करते हैं तो इसका कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है। हमें जो चीज़ फ़ायदा पहुंचा रही है हमें उसको हासिल करना चाहिए। और अगर पुदीना भी इसमें ऐड कर लेते हैं सैलेड के तौर पे, खीरा, ककड़ी बेहतरीन चीज़ है। और आपके यहाँ मूली भी पाए जाते हैं, मूली अगर पत्ते के साथ थोड़ा सा इसमें मिला लिया जाए
तो आपको ना तो गैसेस फील होंगी, क्योंकि मूली एक बेहतरीन ज़रिया है और लीवर के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो खाना डाइजेस्ट करने के लिए बेहतरीन चीज़ मौजूद है ये। ओके। तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई सॉरी टू ऐसा कट यू ऑफ प्रॉब्लम हो। डॉक्टर, जी। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, इस सिलसिले को हम कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। तो देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस के साथ और बात हो रही थी सैलेड की। तो सैलेड में और क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं डॉक्टर? सैलेड में जैसे मैंने बताया कि गाजर का इस्तेमाल बेहतरीन है, विटामिन इसके अंदर बेहतरीन सूरत में मौजूद है, विटामिन ए भी और ई भी मौजूद है। इसी तरह चुकंदर ये लाजमी सैलेड में यूज़ होना चाहिए। खीरा बेहतरीन ज़रिया है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए। ककड़ी का इस्तेमाल होना चाहिए। कैबेज एच पैलोरी के पेशेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि जितनी बड़ी तादाद में ये यूज़ करेंगे इतनी तेज़ी से वो रिकवर हो जाएंगे। ओके। तो इसके साथ साथ आप थोड़ा सा अगर पुदीना और मूली के पत्ते का इस्तेमाल रखें तो ये एक प्लेट कम से कम, मैं बताता हूँ अपने तमाम मरीज़ों को कि एक प्लेट का इस्तेमाल आपकी सेहत का ज़ामिन है। इसके अंदर विटामिन्स भी हैं, इसके अंदर कैल्शियम भी है। जो आपको बंद गोभी जो बादी हमारे यहाँ खिला रहा है वो कैल्शियम का एक बड़ा ज़रिया भी है, तो इसलिए लाजमी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर पुदीने का इस्तेमाल भी कुछ पत्ते उसके अंदर ऐड कर लें तो डाइजेशन तो बहुत अच्छी होती है, डाइजेशन बेहतरीन हो जाएगी। और अगर आप टेस्ट के लिए चाहें तो उसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। और आपकी जो यानी पीएच लेवल होता है उसको भी बैलेंस करने के लिए बहुत बेहतरीन होता है। और बात तो हो गई सैलेड्स की, इसके अलावा डाइट पे और क्या क्या चीज़ें ऐड की जा सकती हैं? डाइट में हमें फूल गोभी का इस्तेमाल भी करना चाहिए। ओके। फूल गोभी एक बेहतरीन ज़रिया है। और दही का इस्तेमाल करें, एच पायलोरी के जो पेशेंट हैं दही का इस्तेमाल करें, दूध पिएं रोज़ाना। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ जो हमारे यहाँ अवेलेबल हों वो लाजमी इस्तेमाल करें, हरी सब्ज़ियाँ ख़ास तौर पर। और फ्रूट्स में क्या क्या ले सकते हैं? फ्रूट्स में हम कीवी फल उसको दे सकते हैं पेशेंट को। ओके। आप मौसमी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है अभी, हम उसको इस्तेमाल करें, कीवी फल इस्तेमाल करें। और वैसे तो हमारे यहाँ बेरीज़ जो हैं वो कम पाया जाता है, लेकिन जैसे ही हमें बेरीज़ की कोई भी टाइप्स अगर मिल जाए पाकिस्तान में अवेलेबल हो वो लाजमी इस्तेमाल करें। वैसे इसके अंदर जो ब्लूबेरीज़ हैं या ब्लैकबेरीज़ हैं एंटीऑक्सीडेंट से फुल है। बिल्कुल बिल्कुल, और एच पैलोरी के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, तो लाजमी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ स्ट्रॉबेरीज़ बहुत कॉमन होती है, तो जैसे ही अवेलेबल हो तो वो लाजमी इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो भी सीज़नल फ्रूट्स है थोड़ा बहुत लाजमी खाएं। आंवला भी बहुत बेहतरीन चीज़ है इसके अंदर। आंवला अवेलेबल भी तो हो ना, उसके लिए ज़रूरी है। जी, आंवले का मुरब्बा जो है अगर सुबह नहार मुँह खा लिया जाए जी तो बहुत बेहतरीन होता है इन चीज़ों के लिए। ओके। और कौन सी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी, जो कि बिल्कुल ख़तरनाक हो सकती हैं इस सिचुएशन में? जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया था कि जंक फूड्स जो हैं हमारे यहाँ बहुत कॉमन हो गई, इससे जहाँ तक पॉसिबल हो सके बचें। और तीसरी बार कह रहा हूँ कि इससे अवॉइड करें। ओके। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो वैसे तो ऑर्गेनिक होती है, यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इन चीज़ों में आती है, या हमारे घर में नॉर्मली बन रही होती, बाहर की नहीं होती, जंक फूड नहीं है, बट वो अगर कुछ ऐसी है जो क्या यानी अवॉइड करने की ज़रूरत है? जो घर के अंदर हमारे यहाँ बन रही हैं, अगर उसको बहुत ज़्यादा वॉश करके, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सब्ज़ियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा वॉश करके उसको बनाया जाए तो, और ज़्यादा पकाएं नहीं उसको। सब्जियों को हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पका दिया जाता है, चाइनीज़ स्टाइल में पकाएं कि हर सब्ज़ी बता रही होती है वाज़ह तौर पे कि मैं क्या हूँ। ये चाइनीज़ सब्जियों की बेहतरीन एक टाइप्स बताई मैंने कि वो हर सब्ज़ी नज़र आ रही होती है कि वो क्या है, और उसका टेस्ट अलग से पता चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस
उसके नहीं ज़्यादा फील हो रहे होते हैं, बिल्कुल बल्कि उसका जो नेचुरल जो रियल टेस्ट है वो पता चल रहा होता है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। इसी तरह फ़िश का इस्तेमाल हमारे जो एच पाइलोरी के पेशेंट हैं वो बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं। फ़िश जो है आपको फ्राई करके इस्तेमाल नहीं करना, ओके। मसाला ज़्यादा कम से कम रखें, या तो उसको स्टीम पे बना के लें या फिर उसको आप शोरबे वाले सालन के तौर पे अगर फ़िश इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन होगी आपके इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए। और जब आपका इम्यून सिस्टम बेहतरीन अंदाज में आएगा तो आपकी तमाम बीमारियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर। प्रोग्राम के एंड पे क्या आप हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बीमारी के हवाले से भी और वैसे अपनी ओवरऑल हेल्थ के हवाले से भी? जी, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि तमाम जो भी हमारे नाजरीन हैं, खाने के वक्त और वैसे भी अपने हैबिट्स को चेंज करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, सुबह जल्दी उठ जाएं, रात को जल्दी सोने की कोशिश करें और अपनी सुबह जो है उसका आगाज़ जो है वो सूरज निकलने से पहले करें। हल्की फुल्की वर्जिश लाजमी करें। हेल्थ एंड हाइजीन का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। और जहाँ तक ट्रीटमेंट का ताल्लुक़ है, होम्योपैथिक का ज़िक्र नहीं आया, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लाजमी करवाएं। इस हवाले से इसकी बेहतरीन मेडिसिन मौजूद है। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चंद चीज़ें बता दूंगा, चंद मेडिसिन, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन की ख़तरे की वजह काउंटर से मेडिकेशन से मैं हमेशा कहती हूँ कि अवॉइड हम्म, करें। काउंटर मेडिकेशन की तरफ अगर आप जाते हैं, वो होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक हो, ये आपकी अप्रोच ही गलत है। अगर गलत अप्रोच करेंगे, कोई भी तरीका इलाज हो, वो आपके वो बेनिफिट देने की बजाय आपको नुकसान दे सकता है। तो हमेशा अवॉइड करें ऐसी चीज़ों से। यहाँ पर ज़िक्र करने का या बताने का मकसद ये होता है कि आप बेहतर अंदाज में अपनी सेहत का ख्याल रखें। और ऐसा नहीं है कि इसका इलाज मौजूद नहीं है, इलाज मौजूद है, मगर हर चीज़ के लिए एक सुपरविज़न, डॉक्टर की सुपरविज़न की ज़रूरत होती है। जहाँ मेडिकेशन की बात आ जाए, ग़िज़ा की बात हम बता सकते हैं, लेकिन मेडिकेशन, उसकी डोजेज़, उसकी रिपिटेशन, ये हर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। सो हमेशा सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करें। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और प्रोग्राम का हिस्सा बने। और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे तमाम नाज़रीन को प्रोग्राम पसंद भी आया होगा। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू। इंशाल्लाह हम दोबारा थैंक आपको ज़रूर मदऊ करेंगे। इंशाल्लाह। सो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा। और एच पाइलोरी पर डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग, अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड, तो 50% लोग इसकी वजह से इन्फेक्टेड यानी अफेक्टेड हैं और इसके इन्फेक्शन का उनको पता नहीं होता। और बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि उनको डेली बेसिस पे फील हो रहे होते हैं, यानी हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं होता बॉडी का, ना ही स्टमक का। और वो क्योंकि उसको आदी हो चुके होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि ये शायद हमेशा का मसला है और ये सॉल्व नहीं हो सकता। बट उनसे मेरी गुजारिश है कि वो एक दफ़ा ज़रूर अपने टेस्ट करवाएं, अपने एंटोलॉजिस्ट के पास जाएं और प्रॉपरली इसकी डायग्नोसिस करवाएं। डायग्नोसिस के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये बैक्टीरिया किस हालत में मौजूद है और किस तरह से आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और जब आपको पता चल जाता है कि कंडीशन क्या है, तो उसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। डायग्नोसिस इज़ हाफ क्योर, हम हमेशा बात करते हैं इस पर। तो डायग्नोज ज़रूर करवाएं और उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद आप तमाम इस तरह की जो सिम्टम्स होती हैं, तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें सही तरह से डाइजेशन ना होना, पेट में दर्द रहना, या फिर बार बार आपको, यानी अगर हम बात करें प्रॉपर डाइजेशन की, अगर हम अच्छी डाइट भी लेते हैं तो वो सही तरह से हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं बन रही होती। तो इस तमाम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर्ली इसकी ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान दें। तो मैं दोबारा से आपसे दरख्वास्त करूँगी कि अपनी हेल्थ पर और इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें और अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीक, किसी और डिज़ीज़ पे बात करेंगे किसी और डॉक्टर के साथ। तो देखना मत भूलिएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। और इस दुआ के साथ मैं इजाज़त लेना चाहूँगी कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और अपने अतराफ़ के लोगों का, अपने मुल्क का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, क्योंकि ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट को। अल्लाह हाफ़िज़।